हेलो, नमस्कार, मैं अंशु सिन्हा, आप तमाम लोगों का अपने चैनल पे मैं स्वागत करती हूँ। तो आई थिंक पिछले पिछले कुछ दिनों से हम सब जो है वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया कह सकते हैं एडिक्ट हो चुके होंगे क्योंकि जो लगातार सीजेपी मूवमेंट्स और प्रोटेस्ट चल रहा था और मेरी तो कई हफ्तों से कह सकते हैं कि जो पूरी नींद जो है वो नहीं हुई है, देर रात तक रील्स देखना चल रहा है और सुबह उठने पर भी ऐसा लग रहा है कि मैं वापस से उसको स्क्रॉल कर रही हूँ। और सच बताऊँ तो मैं ये जो जेनज़ी जो है ना इस जनरेशन के बारे में मैं कुछ बहुत चीज़ें ऑब्ज़र्व की हूँ। पहला तो ये सच बोलने से नहीं डरते, अथॉरिटी के सामने सर नहीं झुकाते हैं, मेंटल हेल्थ को वो प्रायोरिटी देते हैं, थेरेपी को वीकनेस नहीं समझते, फैक्ट्स और डेटा को वेरीफाई करते हैं और ना बोलना जानते हैं, सबसे बड़ी बात, जो हम मिलेनियल्स को नहीं पता है। हमें कोई भी काम आता है, हाँ, हो जाएगा सर या नो वरी आई विल डू इट, बट दे नो व्हेन टू से नो टू देम, राइट? और सबसे बड़ी बात है कि सिस्टम से सवाल पूछना जानते हैं खड़े होके। तो उनकी दरवाज़ा खोल दिया है। तो अब शिकायत युवाओं के रोज़गार की भी बात कीजिए, ठीक है? यूनिवर्सिटीज़ की भी बात कीजिए, अब टीचर्स की भी बात कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेना ही कहानी का एंड नहीं होता है। असली कहानी उसके बाद शुरू होती है। एक स्टूडेंट ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद मास्टर्स करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी करता है, नेट जेआरएफ रिसर्च पेपर्स पब्लिश करता है, सेमिनार्स अटेंड करता है, टीचिंग के एक्सपीरियंसेस लेता है। लेकिन उसके बाद उसके सामने जो सिस्टम खड़ा होता है, उसकी बात जो होती है ना, वो बहुत कम होती है। तो आज देश के जितने भी लगभग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, वहाँ पर रेगुलर फैकल्टी की कमी बहुत ज़्यादा है। मुझे याद है जब मैं एज़ अ विज़िटिंग फैकल्टी पटना यूनिवर्सिटी में क्लासेस लेती थी, मैं पटना यूनिवर्सिटी और मैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों की क्लासेस लेती थी और वो दोनों डिपार्टमेंट्स जो थे पटना कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी, वो दोनों कॉलेजेस हिंदी विभाग के अंदर काम करते थे और उस विभाग में एक भी परमानेंट टीचर, परमानेंट प्रोफ़ेसर कोई नहीं था। यानी कि हिंदी विभाग के जो 3 परमानेंट फैकल्टी थे, वही पूरा का पूरा कार्यभार जर्नलिज़्म डिपार्टमेंट का सँभालते थे। जिन्हें जर्नलिज़्म का जे भी नहीं पता, मास मीडिया क्या होती है, कम्युनिकेशन के डिफरेंट थ्योरीज़, मॉडल्स क्या होते हैं, वो पूरा का पूरा कार्यभार जर्नलिज़्म डिपार्टमेंट्स का सँभाले हुए थे। और जितने भी टीचर्स आते थे, वो सारे के सारे विज़िटिंग और सारे के सारे गेस्ट फैकल्टीज़। और उस टाइम पर तो जो डेली सेशंस के पैसे मिलते थे, वो काफ़ी कम थे। अभी मुझे नहीं पता कि अभी का क्या सिनेरियो है वहाँ का। लगभग मान लीजिए 600, 700, 800, 1000 ज़्यादा से ज़्यादा। तो कब तक ऐसा ही चलेगा? कब तक ऐसा ही चलेगा? कई इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे शॉर्ट टर्म या फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट का सहारा लेते हैं, जबकि परमानेंट रिक्रूटमेंट का इंतज़ार बहुत ही लंबा हो जाता है। मतलब 10 साल, 15 साल अभी तक वही सिचुएशन है, लगभग हर जगह की वही सिचुएशन है और ये सब जो भी मिलते हैं उसे कितना ही अर्निंग होता होगा एक गेस्ट या विजिटिंग फैकल्टी का? ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 40,000 क्या उससे घर चलेगा आज की महँगाई के टाइम पे? क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें जो मैक्सिमम मंथली कैप कह सकते हैं, अगर वो भी फिक्स नहीं करते हैं वो भी बस यही है कि अगर 1 महीने कॉलेज बंद रहे समर वेकेशन या विंटर वेकेशन में, तो मतलब अगर वो आदमी सिर्फ़ और सिर्फ़ उस विजिटिंग फैकल्टी के लिए ही वो सिर्फ़ खाली बैठा हुआ है, सिर्फ़ उसी उसी रोल्स में फिक्स है, तो समझ लीजिए कि 1-2 महीने की तो तनख्वाह उसके हाथ में आएगी ही नहीं। वो तो उसका घर 1-2 महीने नहीं चल पाएगा जब ये वेकेशंस आएँगे और आते ही हैं वेकेशंस लंबे-लंबे टाइम के लिए। और उससे भी बड़ी बात है कि कई ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जिनकी अच्छी खासी पहचान हो एचओडी से और उनकी जैक अच्छी हो, वैसे विजिटिंग फैकल्टीज़ को एंटरटेन करते हैं, उनके एजुकेशन से उनका कोई लेना-देना नहीं है, उनकी क्वालिटी ऑफ टीचिंग से कोई लेना-देना नहीं है। वो कितनी जी हज़ूरी करते हैं वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की, एचओडी की, कई बार इस पर भी निर्भर करता है, कई बार स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट भी करते हैं इस चीज़ों को लेकर कि वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को झेलना पड़ता है ऐसे टीचर्स को। तो ये हालत है आज के टाइम पे, रिसर्च पर कोई ध्यान नहीं है, इनोवेशन पे कोई ध्यान नहीं है। किसी ये सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत ढीली पड़ गई हैं। वर्ल्ड रैंकिंग में हम क्यों नहीं आ पा रहे हैं? रिसर्च आउटपुट क्यों कम हो रहा है हमारा? क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं मिल रहा है? सवाल सिर्फ टीचर्स का नहीं है, सवाल स्टूडेंट्स का भी है। तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी सिर्फ बिल्डिंग से नहीं बनती है, आपने बिल्डिंग बना दिया, हो गया। उसके टीचर्स से बनती है, उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से बनती है, उस टीचर ने इनोवेशन रिसर्च पर क्या काम किया और क्या पढ़ा रहे हैं, उस पर निर्भर करती है। विजिटिंग फैकल्टी स्टूडेंट्स को क्या रिसर्च के बारे में पढ़ा पाएगा? और मतलब मेरी बस यही है कि सीजेपी से ये हाथ जोड़कर मेरी अपील है कि जिस तरह आपने स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठाई है, वैसे ही यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए भी आवाज़ उठाइए। सवाल पूछिए कि रेगुलर टीचिंग रिक्रूटमेंट कब होगी? परमानेंट फैकल्टी वैकेंसीज़ कब भरे जाएँगे? हाइली क्वालिफाइड नेट और पीएचडी स्कॉलर्स को कब तक इस तरीके से डेली बेसिस पर अरेंजमेंट पर चलाया जाएगा? हम विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन विकसित भारत की फाउंडेशन क्लासरूम में बैठे टीचर से शुरू होती है। अगर टीचर ही इनसिक्योर होगा, तो एजुकेशन सिक्योर कैसे होगा? और अगर एजुकेशन सिक्योर नहीं होगी, तो देश का फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा? बस यही है मेरी आज की जो उम्मीद करती हूँ कि ये पेपर लीक के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई और बहुत ज़रूरी था ये आवाज़ उठाना और थिंक ये आवाज़ सिर्फ़ एक पेपर लीक तो एक सिम्बलाइज़ेशन है कि अब तो हम कोई भी चीज़ें इस तरीके से बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं भई। आप हमें कुछ भी हमारे ऊपर थोप देंगे और हम उसको एक्सेप्ट कर लें, ऐसा नहीं चलने वाला है। आप अकाउंटेबल हैं, हमने आपको
अपॉर्च्युनिटी दिया है वहाँ बैठने की और आपको हमारे क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें भी आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट और हायर एजुकेशन जो है हम हमारी डिग्निटी का सवाल है भई, हमने इतनी पढ़ाई की है, क्या इतनी पढ़ाई और इतनी डिग्री और इस तरीके से इतने नेट का एग्ज़ाम मुझे जब मैंने नेट का एग्ज़ाम निकाला था अ, मैंने 3 अटेम्प्ट्स में निकाले थे और जो तीसरा अटेम्प्ट था, वो तीसरा अटेम्प्ट मेरा इतना अच्छा गया था और मैं आकर बहुत निश्चिंत थी क्योंकि मैं 2 छोटे बच्चों को वहाँ पर उस टाइम पर मैनेज करती थी। मेरी छोटी बेटी जस्ट 7 महीने की थी और उस टाइम मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था और उस टाइम प्रिपरेशन मैं किस हालत में करती थी, मुझे पता है रात-रात भर जाग कर और उस टाइम पे मैं एक जॉब भी करती थी। उस टाइम पे मुझे इस तरीके से मैं किसी तरीके से ऑफ़िस जाती थी, थोड़ा टाइम मिलता था पढ़ने का, मैं उस टाइम पढ़ती थी। फिर घर आती थी, बच्चे को सँभालती थी और उसके बाद एग्ज़ाम देने गई। 3 घंटे का एग्ज़ाम था, कहने को तो सिर्फ़ 3 घंटा होता है, लेकिन पूरा दिन चला जाता है कि एग्ज़ाम देने में। और एग्ज़ाम देने के बाद मैं आई और मेरा पेपर इतना अच्छा गया क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी, जी-जान लगा दिया था मैंने। और बस इतना था कि मुझे अपनी बच्चों के लिए कुछ करना है। सुबह उठी तो पता चला कि पेपर लीक हो चुका है, एग्ज़ाम कैंसल हो चुका है। ये बात मैं 2024 की बता रही हूँ आपको। पेपर लीक हुआ, एग्ज़ाम कैंसल हो गया और ऐसा लगा कि मैं बैठकर फूट-फूट कर रोऊँ क्योंकि मैं छुप-छुप कर ऑफ़िस में पढ़ा करती थी क्योंकि वहाँ पे भी इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट नहीं करते थे। आपको काम है तो आपको काम करना है। मैं बुक्स लेकर जाती थी और वहाँ पर कुछ वीडियोज़ डाउनलोड करके जाती थी ताकि मैं ब्रेक में पढ़ सकूँ क्योंकि घर पे आने के बाद समय नहीं मिलता था और रात में जब बच्चे सोते थे तब 4 घंटे मैं उस टाइम पे पढ़ती थी। मैं हार्डली 4 घंटे की नींद लेती थी और अगले दिन पता चलता था कि एग्ज़ाम कैंसल हो गया। इस तरीके की सिचुएशन में आदमी क्या करे? रोई, बहुत रोई, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, तैयारी में हूँ, अगर मैं बैठ जाऊँगी और ये एग्ज़ाम नहीं दूँगी, तो फिर शायद ये मेरा लॉस है। लेकिन ये री-एग्ज़ाम देने के लिए जिस तरीके की मेहनत चाहिए थी और मेंटल रेज़िलियंस चाहिए था, वो मुझे पता है कि मैंने कैसे सामना किया। और जो ये री-एग्ज़ाम हुआ, उसका क्वेश्चन बहुत टफ़ था और मेरी उम्मीद नहीं थी कि शायद मेरा ये एग्ज़ाम उस टाइम पे क्लियर हो पाए। लेकिन एग्ज़ाम क्लियर हुआ क्योंकि क्वेश्चन टफ़ आया था, कट ऑफ बहुत हाई नहीं गया और मैंने वो री-एग्ज़ाम क्लियर किया। शायद मेरा पहले ही सिलेक्शन हो जाता अगर वो एग्ज़ाम कैंसल नहीं होता। फिर मुझे इतने टाइम और स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरे लिए सिचुएशंस अलग थे। तो इस तरीके से बच्चों के अलग-अलग सिचुएशंस होते हैं। हर कैंडिडेट सिर्फ़ किसी की फ़ाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, किसी के घर में अलग तरीके के हालात हैं। आपसे वादा किया था कि मैं आपसे हर दिन एक नई वैकेंसी के बारे में बताऊँगी, रिक्रूटमेंट के बारे में बताऊँगी। तो आज की जो वैकेंसी आई है वो है आईआईएलएम यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा और यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स यूके के कोलैबोरेशन से। ये एक रिसर्च एसोसिएट की पोज़ीशन है। आइए इस नोटिफ़िकेशन को ठीक से समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट किस बारे में है? ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का टॉपिक है एडवांसिंग सर्कुलैरिटी इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, तो ये प्रोजेक्ट टेक्सटाइल को सस्टेनेबल और एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाने पर काम करेगा और रिसर्च का फोकस होगा कि वो इंडियन टेक्सटाइल एसएमईज़ किस तरह सर्कुलर इकोनॉमी को अडॉप्ट कर सकते हैं। और अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च में इंटरेस्टेड रखते हैं, तो ये प्रोजेक्ट में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पोज़ीशन क्या है? रिसर्च एसोसिएट का पोज़ीशन है, फुल टाइम पोज़ीशन है और ये परमानेंट जॉब नहीं है एज़ यू ऑलरेडी नो मुझे ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और ये प्रोजेक्ट बेस्ड अपॉइंटमेंट है, प्रोजेक्ट खत्म, अपॉइंटमेंट खत्म। इसलिए अप्लाई अगर करना चाहते हैं, तो कुछ ज़रूरी बात समझ लीजिए कि ड्यूरेशन कितनी है, नोटिफ़िकेशन का क्या है, ड्यूरेशन जो है वो 8 मंथ्स है और मतलब एक शॉर्ट टर्म रिसर्च असाइनमेंट है ये और सैलरी इसकी है 45,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड मतलब वो फिक्स अमाउंट है, वो 45,000 इसके अलावा कोई एचआरए डीए या दूसरा कोई अलग से अलाउंसेस नहीं मिलेगा आपको, जो अमाउंट है वही है और वही आपका रेम्यूनरेशन है। अगर आप फ्रेशर, पीएचडी हैं, ग्रेजुएट हैं या रिसर्च करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो एक्सपीरियंस के लिए ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी हो सकती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी देख रहे हैं, तो ये परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और कौन अप्लाई कर सकता है? तो नोटिफिकेशन के हिसाब से जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मास्टर्स डिग्री चाहिए मैनेजमेंट, सोशल साइंस, पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमिक्स या किसी भी रिलेटेड डिसिप्लिन में और अगर आप ये सारे जो बैकग्राउंड्स हैं बेसिकली वही है। ये सारी जो एलिजिबिलिटी है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये मैंने टैग कर दिया है आप यहाँ पर और अगर आपके पास पीएचडी है तो ये फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस है। तो एनवीवो जैसे भी जो भी क्वालिटेटिव सॉफ्टवेयर आते हैं इसका भी अनुभव आपको मिलेगा और आपको रेफरेंसेस जो हैं वो भी मतलब ये है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं है, रिसर्च सॉफ्टवेयर की नॉलेज भी इंस्टीट्यूशन जो है वो देख रही है। काम क्या करना होगा रिसर्च एसोसिएट के तौर पर आपको क्वालिटेटिव इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने होंगे, केस स्टडीज़ कलेक्ट करनी होगी, टेक्सटाइल एसएमईज़ की फील्ड विजिट्स करने होंगे, रिसर्च रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने होंगे, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना होगा, रिसर्च एथिक्स और रिसर्च एथिक्स के जो भी मायने होते हैं, जो भी ये चीज़ें होती हैं उसको फ़ॉलो करना होगा। तो अगर आपने पीएचडी में फील्ड वर्क किया है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा फ़ैमिलियर होंगी आप आई होप इससे। लोकेशन के बारे में जान लेते हैं। आईआईएलएम यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा इज़ द लोकेशन और फील्ड विजिट्स भी प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होंगी। लास्ट डेट जो है वो है 30 जुलाई यानी कि अभी भी 4 दिन हैं आपके हाथ में। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको जो फ्रेशर्स हैं आई थिंक उनके लिए इट्स अ गुड अपॉर्च्युनिटी।